चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ अ ब्रोकन फेथ पार्ट 1। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। लेट्स लिसन। चैप्टर 1। मुंबई के घने जंगल के अंदर एक खंडहर जैसे घर में एक कमरे में एक लड़की को जंजीरों से बांधा गया था। उसकी हालत बहुत बुरी थी, चेहरे पर कई सारे कट के निशान थे। तभी उस कमरे का गेट खोला गया और दो शख्स अंदर आए। उनकी आहट पर वह उन लोगों को सर उठाकर देखती है तो उसके मुरझाए चेहरे पर चमक आ जाती है और वो लड़की जो जमीन पर पड़ी थी जमीन से उठने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगा था कि ये लोग उसे बचाने आए हैं। जो दो लोग अभी कमरे में आए थे उनमें से एक अंदर लड़की थी जिसने स्टाइलिश कपड़े पहने थे और उसके बाजू में एक लड़का खड़ा था। वो सजी धजी लड़की नहीं बल्कि आरविका की सबसे अच्छी दोस्त होते हैं और वो लड़का उस लड़की का दोस्त था जो उससे प्यार करता था। जमीन पर पड़ी लड़की उठने की कोशिश करते हुए खुश होकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, वाह वानी और कार्तिक, मुझे पता था तुम लोग आओगे, तुम लोग मुझे बचाने आए हो ना। ऐसा कहते हुए वो उस लड़की यानी वानी को पकड़ने की कोशिश करती है तो वानी उसको अपने आप से दूर धक्का दे देती है। वानी का धक्का लगते ही आरविका गिर जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे उठते हुए आश्चर्य से वानी की तरफ देखती है तो वानी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और जहां आरविका ने उसे छुआ था वहां पर ऐसे साफ करती है जैसे कोई गंदी चीज छू ली हो। तभी वानी घुटनों के बल उस लड़की के सामने बैठती है और कहती है, चू 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 आरविका, क्या हालत हो गई है तेरी। तुम तो रायजादा खानदान की प्रिंसेस थी ना, तो ये क्या हालत बना ली है तुमने। हाँ, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो दुखी होने का नाटक करने लगती है और फिर कहती है, पता नहीं किसने तुम्हारी ये हालत की है, सोचकर बड़ा दुख होता है। हाँ, याद आया, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है वो मैं ही हूँ। इतना कहते हुए वानी जोर से हंसने लगती है। वहीं वानी की बात सुनकर आरविका उन दोनों की तरफ अविश्वास से देखती है और हकलाते हुए कहती है, वाह वानी, तुम ये क्या कह रही हो, तुम मजाक कर रही हो ना। उसकी बात सुनकर वानी जो अभी हंस रही थी उसकी हंसी अचानक गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ जाते हैं। वह आरविका को जोर से एक थप्पड़ मार देती है और गुस्से में कहती है, बेवकूफ, ये सब मैंने ही किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। थप्पड़ पड़ते ही आरविका का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर हैरानी से वानी की तरफ देखती है और टूटी आवाज में कहती है, वानी, तुमने ये सब क्यों किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो तुम्हें अपनी बहन माना, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें इतना विश्वास किया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार से रिश्ते तक तोड़ लिए। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। आरविका ये सब कह रही होती है कि तभी वानी के मोबाइल पर कॉल आता है। वानी अपना फोन उठाती है। वहां से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर वानी के चेहरे पर एक मक्कारी भरी और टेबल स्माइल आ जाती है। वानी कहती है, हाँ, उसको यहाँ भेजो, और कॉल कट कर देती है। फिर आरविका की तरफ देखकर कहती है, अरे अरे मेरी प्यारी बेवकूफ दोस्त, अभी तो ये शुरुआत है और तुम अभी से ही डर रही हो। हाँ, अभी तो तुम्हें अपनी और अपने परिवार की बर्बादी भी अपनी आंखों से देखनी है। इतना कहते हुए वो अपना मोबाइल ऑन करके आरविका के सामने रख देती है। आरविका जब मोबाइल की स्क्रीन देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कैसे उसके डैड की कंपनी पर फ्रॉड करने का इल्जाम लगाया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि उसके डैड इलीगल काम और लड़कियों की तस्करी में शामिल हैं। ये सब पूरी तरह झूठ था। लोग उसके परिवार के बारे में बुरा बोल रहे थे और सभ्य लोगों के सामने उन पर गंदे आरोप लगा रहे थे। फिर दूसरी वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कुछ गुंडे जैसे लोग उसके पापा को मार रहे हैं और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सब देखकर आरविका की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते है, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हो रहा था। अगर उसने गलत लोगों पर भरोसा न किया होता तो उसके परिवार की यह हालत नहीं होती। फिर वानी उसे एक और वीडियो दिखाती है जिसमें उसके मॉम, डैड और भाइयों को गोली मार दी जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर आरविका की चीख निकल जाती है और वो फूट फूट कर अपने मॉम, डैड और भाइयों को याद करते हुए रोने लगती है। फिर वानी की तरफ देखकर कहती है, तुमने मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। उनका क्या बिगाड़ा था तुमने जो तुमने उन सबको मार डाला। उसकी बात सुनकर वानी कहती है, अरे प्यारी दोस्त, इतनी भी क्या जल्दी है, वैसे भी तुमको भी मरना ही है। बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन क्या तुम अपनी जानी दुश्मन के बारे में नहीं जानना चाहोगी। हाँ, तुम्हारी गोद ली हुई बहन के बारे में नहीं जानना चाहोगी। रुको रुको, उसके बारे में भी तुम्हें बताती हूँ। वानी फिर से अपना मोबाइल निकालकर आरविका के सामने चला देती है। उसमें एक वीडियो था। उस वीडियो में एक बड़ा आदमी उसी की उम्र की एक लड़की के साथ रेप कर रहा था। उस लड़की की हालत बहुत खराब थी। वो लड़की लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और वानी आरविका को कई ऐसे वीडियो दिखा रही थी जिनमें वही लड़की अलग अलग लोगों के द्वारा रेप का शिकार हो रही थी। लोग जानवरों की तरह उसके शरीर को नोच रहे थे। आरविका, जो कि उस लड़की के आरविका नापसंद करती थी, और यह सब देखकर उसकी आंखों में ही आंसू आ गए। उसे इस तरह देखकर वानी शैतानों की तरह हंसते हुए कहती है, पता है आरविका, अगर मुझे किसी से सबसे ज्यादा नफरत है तो वो वामिका है। मुझे तुम दोनों से बेहद नफरत है। पता है क्यों। क्योंकि अगर तुम लोग पैदा नहीं होती तो तुम्हारी जगह रायजादा खानदान की प्रिंसेस में होती और ये सब कुछ मेरा होता। लेकिन नहीं, तुम दोनों पैदा हो गई और सब कुछ तुम्हें मिल गया। तुम तो रायजादा खानदान का खून थी, लेकिन वो वामिका, वो तो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में बदल गई थी। उसको भी ये सब मिला जबकि हक मेरा था। इसलिए मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ। और सबसे बुरी बात तो ये है आरविका की, जिस वामिका को तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन समझती थी। वामिका और आविका की मौत, बेचारी, उसकी तो कोई गलती नहीं। वो तो मासूम थी और तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हें अपनी बहन मानती थी। उसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। फिर थोड़ी देर सोचने का नाटक करते हुए बोली, तो हम जो कुछ भी तुम्हारे साथ साजिशें होती थी, तुम्हारे साथ जो कुछ बुरा होता था वह कौन करता था। फिर शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, अरे हाँ, मुझे याद आया, वह तो मैं ही थी। मैं ही तो थी जो तुम्हारे साथ सब कुछ करती थी और नाम उस पर लगवा देती थी। और वह बेवकूफ जो समझती ही कुछ नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था अगर वह मेरे खिलाफ जाएगी तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगी। इसलिए वह चुपचाप मेरे किए जुल्म सह लेती थी। फिर बड़ा अफसोस जताते हुए बोली, बेचारी। फिर बड़ी ही एक्साइटमेंट में आंखों में चमक लाकर बोली,
तुम्हें पता है मुझे बचपन से ही मैं उससे बहुत नफरत थी, इसलिए मैं उसे बहुत परेशान करती थी। स्कूल में भी मैंने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। मैंने उसे बहुत बुली किया और बाकी बच्चों से भी उसे बुली करवाया। मैंने कभी उसके कोई दोस्त नहीं बनने दिए और हमेशा उसे धमकी देती रही कि वो कभी किसी को ये सब न बताए और वह बेवकूफ किसी को कुछ बताती भी नहीं थी, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि जब वह रोती थी तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता था। मैं उसे खून के आंसू रुलाना चाहती थी, उसकी जिंदगी नर्क बना देना चाहती थी। जिसने मुझसे रायजादा प्रिंसेस सोनी का हक छीन लिया, मैं उसे कभी खुश नहीं रहने देना चाहती थी। इसलिए जब मुझे पता चला कि वह रायजादा खानदान की असली बेटी नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा अब तुम्हारे परिवार वाले उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन फिर अपने चेहरे पर नफरत लाकर बोली, लेकिन नहीं, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस भिखरन गंवार लड़की को गोद ले लिया और उसे भी रायजादा की प्रिंसेस होने का टैग मिल गया। बताओ, तुम्हारे परिवार वाले कितने दोगले हैं ना। मैं क्या दे उसे घर से दियो धक्के मारकर निकाल देना चाहिए था ताकि वो दर-दर की ठोकरें खाए, लेकिन नहीं, उन लोगों ने उसे ऐसे ही गोद ले लिया और उनका प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हुआ। ये देखकर मेरा खून खौल गया और जब तुम आई तो मैंने सोचा कि तुम दोनों को आपस में लड़ाकर भड़काकर रास्ते से हटा दूंगी और फिर मैं रह जाऊंगी परिवार की असली प्रिंसेस और मालकिन। लेकिन नहीं, वो बेवकूफ अभी तुम्हारे नहीं खिलाफ आई। कभी नहीं हुई। मैंने उसे कितना अभी तुम्हारे नहीं खिलाफ आई। भड़काया, लेकिन वह हमेशा यही कहती रही कि रायजादा परिवार की असली प्रिंसेस हो। छोड़ दे। इसलिए सब कुछ तुम्हारा ही हक है जो उसने तुमसे ले लिया था। इसीलिए वह तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि छोड़ो तुम्हारे है। माँ बाप नहीं तो उन्होंने उसे इतना थोड़ा प्यार सा दिया, और दे। हमेशा उसे अपनी बेटी माना और वह इतनी आराम से रह रही थी, इसलिए वह तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। बेचारी, वो तुमसे छोड़ कितना दी। प्यार करती थी, तुमसे कितनी आगे। उम्मीदें लगाए बैठी थी कि तुम उसे अपनी बहन की तरह प्यार करोगी, उसे तो अपनी लगा बहन के मानोगी। खाना है, लेकिन तुम तो उससे नफरत करती थी ना, और यह सब कहते हुए वह हंसने लगी दुकान है। लग गए। वहीं आरविका इस वक्त वानी को बड़े अविश्वास से देख रही थी कि इस लड़की पर उसने कितना भरोसा किया और ये लड़की उसके परिवार और उससे कितनी नफरत करती थी। अब उसे वानी और अपने आप से ही घिन आने लगी। वो ये सब सोच ही रही थी तभी कुछ लोग उस खंडहर में आते हैं जो गुंडों जैसे लग रहे थे। उनके चेहरों पर मक्कारी और गंदी हंसी थी। वे एक लड़की को बालों से घसीटते हुए ला रहे थे। उस लड़की की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके कपड़े पूरे फटे हुए थे, जगह जगह से खून बह रहा था, कहीं किसी के नोचने के निशान बने हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसको देखकर किसी को भी उस लड़की पर दया आ जाए। वहीं जैसे ही आरविका उस लड़की को देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है और उसकी हालत देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त लड़की की हालत बहुत बुरी थी। वह बेजोड़ से उन लड़कों द्वारा बाल खींचकर घसीटी जा रही थी। तभी वे लड़के उस लड़की को घसीटते हुए वानी के पैरों के पास ले जाकर उसके बाल पर रोक देते हैं, जिससे वह लड़की सीधा वानी के पैरों के पास जाकर गिरती है। ये देखकर वानी के चेहरे पर एक सुंदर भरी शैतानी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे लड़की की यह हालत देखकर बहुत खुशी हो रही हो। वहीं बेचारी वह लड़की, उसकी तो उठने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह वैसे ही वानी के पैरों के पास गिरी पड़ी थी। ये देखकर वानी शैतानी हंसी हंसते हुए उस लड़की के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाती है। तब उसका खूबसूरत चेहरा नजर आता है, जिस पर अब बहुत सारे छोटे लगने के बाद भी उसका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखकर वानी नफरत से भर उठती है और उस लड़की के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ कर देती है। वहीं वह लड़की जो अभी थोड़ी थोड़ी बेहोशी की हालत में थी, जैसे ही उसे वानी का थप्पड़ लगता है, वह अचानक हड़बड़ाते हुए होश में आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर वानी पर पड़ती है, वह डर से कांपने लगती है। उसकी खूबसूरत आंखों में ढेर सारा दर्द भर जाता है। ये देखकर वानी को बड़ा अच्छा लगता है। वहीं आरविका, जो अभी भी उस लड़की की हालत देख रही थी, अब चिल्लाते हुए कहती है, वानी अब तो छोड़ दो उसे, अब तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो, अब तो आजाद कर दो उसे। वैसे भी तुमने उसकी जिंदगी नरक बना दी है, अब क्या करना चाहती हो तुम उसके साथ। इतना बोलकर वह नफरत से वानी को देखने लगती है। वहीं वो लड़की जब आरविका की आवाज सुनती है तो थोड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे अपना चेहरा उठाकर आरविका की तरफ देखती है। जैसे ही आरविका उसकी हालत देखती है तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह बहुत हिम्मत करके धीमी आवाज में बोलती है, जी। जैसे ही आरविका उसकी आवाज सुनती है तो उसकी तरफ देखती है। उसे हैरानी होती है कि वह उसी को देख रही है। ये देखकर और उसकी हालत देखकर आरविका को बहुत दुख होता है। वह रोते हुए कहती है, आमिना मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ना मैं इस वानी पर भरोसा करती, ना ही हमारी और हमारे परिवार की यह हालत होती। काश काश मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज ऐसा न होता, आज हमारा परिवार सही सलामत होता। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। वहीं जैसे ही वह लड़की यानी वानी सुनती है तो उसकी आंखों से जोड़ते हुए आंसू देखते हुए गिरने लगते हैं। उसे वक्त बहुत दुख हो रहा था, लेकिन साथ ही खुशी भी हो रही थी। तो इस बात का कि आज उसकी और आरविका की यह हालत है, और खुशी इस बात की कि आज आरविका ने उसे अपनी बहन कहा। ये सुनकर आरविका को बहुत खुशी हुई। कम से कम आज आरविका ने उसे अपनी बहन माना। वह हमेशा चाहती थी कि आरविका उसे अपनी बहन माने और अपनी बहन की तरह प्यार करे, और आज उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन अफसोस अब उनके पास वक्त नहीं बचा था। वहीं जैसे ही वानी यह सब देखती है तो गुस्से से तिलमिला जाती है और मामिका को एक थप्पड़ और मारती है। वह मामिका और आरविका को नफरत से देखते हुए कहती है, हाँ आजाद तो मैं करूंगी ही तुम दोनों को, हमेशा के लिए। इतना कहकर वह एक गन निकालती है और आरविका की तरफ तानकर टेबल मुस्कान के साथ बोलती है, मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस मामिका के सामने मारूंगी। बहुत प्यार करती है न ये तुमसे, अब यह अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ दिखेगी। इतना बोलकर हंसते हुए वह गन चला देती है। ये देखकर आरविका, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, सोचती है कि अब उसे मौत का दर्द महसूस होगा। लेकिन जब उसे गोली चलने के बाद भी कोई दर्द महसूस नहीं होता तो वह आंखें खोलती है। वह देखती है कि उसके सामने मामिका खड़ी थी। वानी ने जो गोली चलाई थी वह आरविका को नहीं लगी थी, बल्कि मामिका को लगी थी, क्योंकि मामिका उसे बचाने के लिए अपनी पूरी हिम्मत लगाकर सामने आ गई थी। वह गोली सीधा मामिका के पेट में लगी। ये देखकर आरविका रोते हुए मामिका से कहती है, क्यों
क्यों किया ये तुमने? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन तुम मुझे ही बचाने के लिए बीच में आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मामिका, मत जाने दे मुझे। इतना बोलकर आरविका मामिका की तरफ देखने लगती है। मामिका उसकी बात सुनकर दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहती है, दी, भले ही आपने मुझे कभी अपनी बहन नहीं माना, लेकिन मैंने तो माना है ना। और रही बात आपके मेरे साथ बुरा बर्ताव करने की, तो मैं जानती हूँ वो सब आपने गलतफहमी में किया। आपको वानी ने भड़काया था और यह सब आपने उसी के कहने पर किया। मुझे पता है आप बुरी नहीं है, इसलिए आपने जो मेरे साथ किया मैंने उसका कभी बुरा नहीं माना। यह आपकी गलती नहीं थी, गलत तो हालात थे। इसलिए आप अपने आप को दोष मत दीजिए। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम आपके लिए कुछ तो कर पाए। और आपने मुझे अपनी बहन माना, इसके लिए थैंक यू। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। इतना बोलते ही उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और सांसें उखड़ने लगती हैं और इसी के साथ हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ये सब देखकर आरविका को बहुत बुरा लगता है। वह रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। लेकिन मामिका उसकी बातों का जवाब नहीं देती, क्योंकि वह हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। वहीं आरविका के हाथ बंधे होने के कारण वह मामिका के पास भी नहीं जा पा रही थी। तभी जब कार्तिक ये सब देखता है तो वह बोलता है, बेबी, अब मैं बहुत बोर हो गया हूँ, इसलिए अब ये सब खत्म करो ताकि हम अपनी जीत का जश्न भी मना पाए। कब तक इन पर अपना वक्त जाया करोगी? उसकी बात सुनकर वानी कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कार्तिक बेबी। वह कार्तिक के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर बोलती है, तुम्हें पता है कार्तिक बेबी, पहले मैंने सोचा था कि इस आरविका को आसान मौत दूंगी, क्योंकि इसी ने तो मेरा प्लान कामयाब करवाने में मेरी मदद की है। इसी की बेवकूफी की वजह से ही तो मैं अपने प्लान में कामयाब हो पाई हूँ और रायजादा खानदान की सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन पाई हूँ। लेकिन नहीं, अब मेरा मन बदल गया है। इतना कहकर वह गुंडों की तरफ डेविल स्माइल के साथ देखती है और कहती है, तुम्हें इस लड़की के साथ जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, लेकिन बाद में इसे मार देना और इन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगा देना। इतना कहकर वह कार्तिक के साथ वहां से चली जाती है। वहीं वानी की बात सुनकर वे गुंडे बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी हवस भरी गंदी नजरों से आरविका को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर आरविका बहुत ज्यादा डर जाती है और उन्हें छोड़ देने लिए कहती है, नहीं सुनते और उससे अपनी हवस पूरी करने लगते हैं। इसी के साथ वहां पर आरविका की चीखें ही गूंजने लगती हैं। वह उन दरिंदों को छोड़ देने की भीख मांगती रही, लेकिन उन लोगों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। अपनी हवस पूरी करने के बाद वे लोग आरविका को वैसे ही छोड़कर उस खंडहर में आग लगाकर चले जाते हैं। वहीं खंडहर के अंदर आरविका अधमरी हालत में पड़ी थी। उसके चारों तरफ आग जल रही थी। इस समय आरविका के पूरे कपड़े फटे हुए थे, उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और उसकी आंखें खुली हुई थी। वहीं वह अपने मन ही मन कहती है, मैंने सब बर्बाद कर दिया। गलत लोगों पर भरोसा करने से आज मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। काश मैं अपने परिवार पर भरोसा करती, काश मुझे एक मौका मिलता तो मैं सब कुछ ठीक कर पाती। इतना कहते ही वह भगवान को याद करती है। वहीं कमरे में आग फैलने लगती है और आग की लपटों में आरविका और मामिका दोनों समा जाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर, रीबर्थ। मुंबई। एक 2 BHK फ्लैट के एक कमरे में एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी। शायद वह गहरी नींद में सो रही थी। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और बिस्तर पर लेटी हुई बिल्कुल स्लीपिंग प्रिंसेस लग रही थी। उसके लंबे, घने और रेशमी बाल बिस्तर पर फैले हुए थे। दूध सा गोरा रंग, नाजुक सा चेहरा, हाई शेप होंठ, छोटी सी नाक और बड़ी बड़ी घनी पलकें उसकी आंखों को घेरे हुए थी। कुल मिलाकर वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना था, मुठियां कस हुई थी, जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो। तभी वह लड़की अचानक चिल्लाते हुए उठ बैठती है। जैसे ही वह उठती है, हैरानी से अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाती है और देखकर चौंक जाती है। वो लड़की हैरान होकर खुद से कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो आग में जलकर मर गई थी ना। वानी ने तो मुझे कैद कर रखा था और मार भी डाला था। वह घबराकर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाती है। अचानक उसकी आंखें रुक जाती हैं। ये तो वही फ्लैट है। हाँ, वही फ्लैट जिसमें मैं सालों पहले रहा करती थी। असल में आरविका बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद उसे आश्रम छोड़ना पड़ा और वह इस फ्लैट है। ये 2 BHK फ्लैट न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, मगर 1 से 2 लोगों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही आरविका यूज फ्लैट को देखती है, उसकी आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। वह घबराहट में जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढती है और उसमें तारीख देखती है, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह जाती है। मोबाइल में 5 साल पहले की तारीख दिख रही थी। ये देखकर आरविका बड़बड़ाने लगी, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सचमुच 5 साल पीछे आ गई हूँ? क्या मेरा रीबर्थ हुआ है? लेकिन ये तो सिर्फ कहानियों में ही होता है। वो ये सब सोचते हुए खुद से कहती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। इतना कहकर वह अपने हाथ में जोर से चुटकी काटती है। दर्द महसूस होते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह एकदम से खुश हो जाती है और मुस्कुराकर कहती है, ये सपना नहीं है। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे एक और मौका दिया। वह खुशी से झूम उठती है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। उसकी मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। आंखों में नफरत की लकीरें उभर आती हैं और वह बड़बड़ाती है, वानी, तुमने यह अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मासूमों की जिंदगियां भी उजाड़ दी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जितना दर्द तुमने मुझे और मेरे परिवार को दिया है, उससे 100 गुना ज्यादा मैं तुम्हें लौटाऊंगी। बस तुम इंतजार करना वानी। ये कहते ही आरविका के होठों पर एक ठंडी डेविल सी मुस्कान फैल जाती है। तभी अचानक उसके डोरबेल की घंटी बज उठती है। आरविका चौंकते हुए सोचती है, इस वक्त कौन आया होगा? और तभी उसे याद आता है, आज तो वही दिन है जिस दिन मुझे लेने के लिए निया मिली और उनके फैमिली वाले आए थे। ये याद आते ही वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए दरवाजे के पास जाकर गेट खोलती है तो वहाँ एक हैंडसम लड़का कुछ बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था। उस लड़के को देखकर आरविका की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि यह लड़का जो कुछ आरविका जैसा ही दिख रहा था। ये दरअसल आरविका का ही दूसरे नंबर का भाई था, जो आज उसे घर ले जाने आया था। कुछ देर आरविका उसे देखती रहती है, फिर अपने आप को नॉर्मल करती है और कहती है, आप कौन है और आपको मुझसे कुछ काम था क्या? वो इतना कहती है कि उसके सामने खड़ा लड़का जो किसी सोच में डूबा उसे बड़े प्यार से देख रहा था। जैसे ही वो आरविका की बात सुनता है तो अपने होश में आता है और आरविका की तरफ देखते हुए बहुत प्यार से बोलता है, मेरा नाम आयान रायजादा है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर आरविका कुछ नहीं कहती और दरवाजे से साइड हटकर उसे अंदर आने का रास्ता देती है।
तो उसके इशारे को समझकर लड़का यानी आयान उसके फ्लैट के अंदर आ जाता है। वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाकर पूरे फ्लैट को बड़े ध्यान से देखने लगता है। उसके हिसाब से यह फ्लैट छोटा था लेकिन बहुत ही साफ सुथरा था। हर चीज अपनी जगह पर सजी हुई थी। फ्लैट में एक छोटी सी बालकनी थी जिसमें रंग बिरंगे फूल और पेड़ पौधे लगे हुए थे। वो ये सब देख ही रहा था कि तभी आरविका कहती है, तो कहिए मिस्टर रायजादा, आपको मुझसे क्या बात करनी है। आरविका ने आयान को मिस्टर रायजादा कहकर बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आयान को उस पर जरा भी शक हो। और वैसे भी अगर वो कहती कि वो उसे जानती है और उसका पुनर्जन्म हुआ है तो आयान तो उसे पागल ही समझता। उसकी बात सुनकर आयान कहता है, देखो आरविका, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तो आरविका झट से कहती है, और कैसे बताएंगे, अपने मुंह से बताए। आरविका की यह बात सुनकर आयान उसकी तरफ देखने लगता है। वो इस समय अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाकर बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। ये देखकर आयान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं जो गार्ड वहां खड़े थे वो अपनी आंखें फाड़कर यह सब देख रहे थे, क्योंकि उनका ये बॉस जिससे बात करने में बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती थी। और यहाँ वही बॉस इस छोटी सी लड़की उन्हें यह सिखा रही है कि कहाँ से बात करना है और उनके बॉस मुस्कुरा रहे हैं। उनके लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। उन्हें इस वक्त बहुत हैरानी हो रही थी। रायजादा खंडन की प्रिंसेस। आयान अपने आप को नॉर्मल करता है और फिर अपने चेहरे पर बहुत ही नर्म भाव लाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर आविका डर जाए। इसलिए उसने अपने चेहरे पर नर्म भाव लाकर प्यार से आविका की तरफ देखकर पूछा, क्या आपने कभी रायजादा फैमिली के बारे में सुना है। आयान को इतने प्यार से बात करता देख आरविका इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसका ये भाई उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। पिछले जन्म में भी आयान ने उसकी हर बदतमीजी, हर गलती को माफ किया था और अंत में उसके लिए अपनी जान तक दे दी थी। उसकी बदतमीजी और बेइज्जती के बाद भी आयान हमेशा उसे प्यार से बात करता था, उसकी हमेशा केयर करता था। इतने समय बाद आयान का वही टेक्सचर देखकर आसी इमोशनल हो गई, लेकिन उसने अपने आप को जल्दी ही संभाल लिया और फिर सरप्राइज होने का नाटक करते हुए बोली, रायजादा फैमिली वही है ना जिनका बिजनेस एशिया में टॉप 5 में आता है, वही है ना। आयान उसकी बात सुनकर प्यार से बोला, हाँ प्रिंसेस, वही है रायजादा फैमिली। वही तुम्हारा फैमिली है और तुम रायजादा परिवार की बेटी हो जो पैदा होते ही खो गई थी। उसकी बात सुनकर आविका हैरान होने का नाटक करते हुए अपने चेहरे पर बड़ी हैरानी का एक्सप्रेशन लाकर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं, मैं रायजादा फैमिली की प्रिंसेस कैसे हो सकती हूँ। वह थोड़ा सोचने का नाटक करते हुए अपने सिर पर उंगली रखकर सोचने लगी। उसकी ये हरकत आयान बहुत प्यार से देख रहा था, क्योंकि उस समय आविका बहुत क्यूट लग रही थी। आयान का तो मन हुआ कि अभी आविका के गाल खींच ले, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को रोका। वहीं जो बॉडीगार्ड वहां खड़े थे, आयान का इतना नर्म बिहेवियर देखकर तो उन्हें हार्ट अटैक ही आने वाला था। उनका ये डेविल बॉस किसी से इतना प्यार से बात भी कर सकता है, यह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि बाहर रहते हुए उन्होंने कभी भी आयान को इतनी नरमी से किसी से बात करते नहीं देखा था। वहीं आविका अपना सोचने का नाटक करते हुए बोली, हाँ याद आया, उसका नाम बनी है न, रायजादा परिवार की प्रिंसेस का नाम। इतना कहते हुए वह बड़ी मासूमियत से अपनी पलकें झपका देती है। उसकी बात सुनकर आयान हैरान रह जाता है। उस समय उसके चेहरे पर बहुत हैरानी वाले एक्सप्रेशन थे। वह कहता है, यह आप क्या बोल रही हैं? प्रिंसेस बनी हमारे परिवार की बेटी नहीं है, वो तो हमारी मॉम की कजन की बेटी है, सिर्फ हमारी दूर की रिश्तेदार है और उसका रायजादा फैमिली से कोई रिश्ता नहीं। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि वह रायजादा खंडन की प्रिंसेस है, और हमारे परिवार की जो दूसरी प्रिंसेस है उसका नाम तो पामिका है, और हमने दुश्मनों की वजह से यह बात कभी किसी को नहीं बताई कि वह रायजादा खंडन की प्रिंसेस है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि बनी रायजादा खंडन की प्रिंसेस है? उसकी बात सुनकर हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, क्या बनी रायजादा खंडन की बेटी नहीं है? लेकिन जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने गई थी तब वहाँ कुछ लड़कियां कह रही थी कि बनी रायजादा खंडन की प्रिंसेस है। और आप पामिका की बात कर रहे हैं ना, वो तो बनी की मेड है, ऐसा वे लड़कियां कह रही थी और मैंने उनकी बातें सुन ली। असल में ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि पिछले जन्म में बनी अपने आप को रायजादा खंडन की प्रिंसेस बताती थी और पामिका को अपनी मेड। क्योंकि सब पामिका को बहुत बुरा कहते थे और उसके डरपोक नेचर की वजह से पामिका किसी को कुछ बताती भी नहीं थी, इसलिए सब उसे बहुत परेशान करते थे। बनी तो उसे अपनी मेड की तरह ही ट्रीट करती थी, उससे अपने सारे काम करवाती थी। इसलिए सब लोग पामिका को बनी की मेड समझते थे और बनी भी सबको यही बताती थी। और इसलिए वह आपको नहीं बताती थी, क्योंकि रायजादा फैमिली में एक ट्रेडिशन कई पीढ़ियों से फॉलो होता आ रहा था। जब तक रायजादा खंडन का कोई बच्चा, जब तक वे लोग 18 साल के नहीं हो जाते थे, तब तक उन्हें एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही रहना पड़ता था, ताकि वे पैसों की कदर करना सीखें और अपने से छोटे लोगों को कभी परेशान न करें, साथ ही उनका दर्द भी समझें। इसी वजह से पामिका भी हमेशा स्कूल में एक सामान्य मिडिल क्लास स्टूडेंट की तरह ही रहती थी। और इसी बात का बानी ने फायदा उठाया, क्योंकि पामिका किसी को यह नहीं बताती थी कि वह रायजादा खानदान की प्रिंसेस है। इसी चुप्पी का फायदा बानी ने उठाया और अपने आप को रायजादा खानदान की प्रिंसेस बताने लगी। सब लोग उस पर यकीन भी कर लेते थे, क्योंकि वह उनकी रिश्तेदार थी। कई बार तो वह आयान के साथ स्कूल भी जाती थी और जानबूझकर सबको दिखाती थी। इसी कारण सब उसे ही रायजादा खानदान की प्रिंसेस समझते थे। यही सोचकर आरविका को बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले उसे पामिका से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बानी उसके साथ कैसा बर्ताव करती है, लेकिन अब वह पामिका को हट नहीं करने वाली थी, न ही उसे हट करने वालों को छोड़ने वाली थी। वहीं आयान उसकी बात सुनकर हैरान था और यह सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था कि लोग उसकी प्रिंसेस को बानी समझकर बुला रहे हैं। भले ही उसका पामिका से खून का रिश्ता न हो, लेकिन वह उससे बहुत प्यार करता था। उनके परिवार ने पहले ही तय कर लिया था कि वह बानी को परिवार से बाहर नहीं निकालेंगे और आरविका और पामिका दोनों को बराबर का प्यार देंगे। दोनों ही उनके परिवार की प्रिंसेस रहेंगी। आयान अपने गुस्से को काबू करता है और आरविका से प्यार से कहता है, प्रिंसेस अब आप मेरे साथ चलेंगी ना? आपको पता चल गया है कि आप रायजादा परिवार की प्रिंसेस हैं। उसकी बात सुनकर आरविका थोड़ा गंभीर चेहरा बनाकर कहती है, बुरा मत मानिए मिस्टर रायजादा, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर आयान एक गहरी सांस लेता है और फिर प्यार से कहता है, प्रिंसेस भले ही तुम्हें यकीन न हो रहा हो, पर यही सच है कि तुम हमारे खानदान की प्रिंसेस हो और मैं तुम्हें हमारे घर ले जाने आया हूँ। घर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरविका उसकी बात सुनकर कहती है, देखिए मिस्टर रायजादा, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर यह मेरे लिए बहुत ही शौगंग है।
इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अयान जब उसके मुंह से फिर से मिस्टर रायजादा सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह उसके मुंह से अपने लिए भाई सुनना चाहता था, लेकिन वह उसकी परेशानी भी समझ रहा था। उसे पता था ये सब इतना आसान नहीं है और आरविका को कुछ वक्त देना जरूरी है। इसलिए वह उसकी बात सुनकर हामी भर देता है और उसे अपना नंबर देते हुए कहता है, जब तुम इसके लिए तैयार हो तो इस नंबर पर कॉल कर देना। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो भी मुझे बताना। इतना कहकर वह एक नजर आरविका को प्यार से देखता है और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ फ्लैट से बाहर चला जाता है। क्या आपको मेरा भाई कहना अच्छा नहीं लगा? अयान के जाने के बाद वह एक गहरी सांस लेती है और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। वहां पहुंचकर वह अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। कुछ समय बाद उसे मोबाइल मिल जाता है। वह एक नंबर डायल करती है और कॉल लगाती है। अपनी सख्त और रहस्यमय आवाज में अरबिका कहती है, मुझे रायजादा परिवार और उनसे जुड़े हर शख्स के बारे में जानकारी चाहिए, खासकर बामिका रायजादा और बानी मेहता के बारे में। ठीक है। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़के की फ्लर्टी आवाज आती है। स्वीट हार्ट, तुमने इतने दिनों बाद कॉल किया और ना हाय ना हेलो, सीधे काम की बात। ये भी कोई बात नहीं हुई। सच में तुमने ऐसा करके मेरा मासूम शाह दिल तोड़ दिया और यूज चूर चूर कर दिया। सच में स्वीट हार्ट, तुम इतनी हार्टलेस क्यों हो? जैसे ही अरबिका उसकी बातें सुनती है उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह अपनी आइज रोल करते हुए कहती है, कम ऑन अर्नित, तुम्हारा ड्रामा कभी खत्म नहीं हो सकता क्या? मैं अभी बहुत सीरियस हूँ, पता नहीं तुम अपने काम को कब सीरियस होगे। ये सुनकर लड़का हंसते हुए जवाब देता है, स्वीट हार्ट, मैं तो हमेशा ऐसा ही रहूंगा, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। और रही बात काम को सीरियस लेने की, तो मैं अपने काम को सीरियस ही लेता हूँ। लेकिन तुम खड़ूस हो और मैं हर समय तुम्हारी तरह खड़ूस बनकर और गंभीर होकर तो काम नहीं कर सकता। इतना सुनकर अर्पिका गहरी सांस लेती है और गंभीर होकर कहती है, मैंने तुम्हें जो काम दिया है वह शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। मुझे शाम तक उन सब की जानकारी चाहिए। ये सुनकर लड़का भी गंभीर हो जाता है और कहता है, ओके बॉस, शाम तक सबकी कुंडली आपके सामने होगी। इतना सुनते ही अर्पिका फोन काट देती है। लड़का, जिसका नाम अर्नित है, फोन करते देख मुंह बनाकर कहता है, खड़ूस कहीं की। अर्पिका फोन कॉल काटकर एक लंबी सांस लेती है और गहरी सोच में डूब जाती है। राय ज्यादा मेंशन जाने से पहले उसे सबके बारे में जानकारी निकालनी होगी, इसलिए उसने अयान से कुछ वक्त मांगा था। अगर उसे बानी से बदला लेना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके। मामिका के बारे में इसलिए जानकारी निकालना चाहती थी क्योंकि वह राय ज्यादा परिवार की प्रिंसेस थी और परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते थे। बानी उसे इतना टॉर्चर करती थी तो ये बात फैमिली मेंबर्स को कैसे पता नहीं चली? भले ही मामिका की पहचान किसी को पता नहीं थी, लेकिन राय ज्यादा परिवार के लोग हमेशा उसकी सेफ्टी के लिए शेडो गार्ड रखते थे जो हर पल की खबर उन्हें देते थे। फिर उसके परिवार को ये सब कैसे पता नहीं चला? इसका एक ही कारण हो सकता है कि बानी के साथ कोई बहुत पावरफुल इंसान मिला हुआ है जो राय ज्यादा खानदान को बर्बाद करना चाहता है। बनी सिर्फ उसका मोहरा है उन्हें बर्बाद करने का, क्योंकि बानी अकेले ही राय ज्यादा खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यही सब उसे पता करना था। पिछली बार जब अयान उसे लेने आया था तब वह उसी दिन राय ज्यादा मेंशन चली गई थी। वहाँ उस वक्त बानी मौजूद थी। उसने अपनी बातों में फंसाकर मामिका और परिवार वालों के खिलाफ कर दिया, जिसके बाद वह अपनी ही फैमिली से बहुत नफरत करने लगी और हमेशा उनसे बदतमीजी करती, मामिका को बहुत परेशान करती। हर वह कोशिश करती जिससे उसके परिवार वाले हाथ हो, लेकिन उसके परिवार वालों ने उससे कभी कोई शिकायत नहीं की और न ही उनके प्यार में कभी कोई कमी आई थी। वह सब उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं बानी ने उसे कौन सी पट्टी पढ़ाई थी कि वह ये सब देख ही नहीं पाई और बस बानी के इशारों पर चलती रही। ये सोचकर उसे अपने आप पर ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह खुद को संभालती है कि इस बार वैसा नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। 2-3 दिन बाद ही राय ज्यादा मेंशन जाने वाली थी जब बानी वहां से चली जाएगी और उसे उस चुड़ैल बानी को नहीं देखना चाहती थी। वो उसका चेहरा देखकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, बल्कि अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना चाहती थी। इसीलिए उसने अयान को अभी मेंशन जाने से मना कर दिया था। एक तो वह बानी की घटिया शक्ल नहीं देखना चाहती थी और दूसरा उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने थे जो बहुत जरूरी थे। 4 दिन बाद आरबी का अपने फ्लैट की बिल्डिंग से बाहर अपना सामान लिए खड़ी थी। इस वक्त उसने सफेद रंग की सुंदर सी मिडी ड्रेस पहन रखी थी जो घुटनों तक आ रही थी। वह इस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने मिडी से मैचिंग सफेद जूते पहन रखे थे, अपने लंबे घने बालों को खुला छोड़ रखा था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था, सिर्फ लिप बाम लगाया था। इतने सिंपल लुक में भी वह भला की खूबसूरत लग रही थी। वहां से आते जाते लोगों की नजरें बार बार आरबिका पर ठहर रही थी क्योंकि वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। तभी सड़क पर 15-20 लग्जरी कारों का काफिला आता दिखाई दिया। कारें इतनी लग्जरी थी कि बिल्डिंग में रहने वाले लोग जैसे ही उन्हें देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने जिंदगी में पहले कभी इतनी महंगी कारें एक साथ नहीं देखी थी। इस नजारे को देखकर सब आपस में बातें करने लगे। तभी वह काफिला आरबिका के सामने आकर रुकता है। कारों में से कई बिल्ट इन बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और पूरे इलाके को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड कार का दरवाजा खोलता है और उसमें से अयान बाहर निकलता है। उसने इस वक्त हरी पीस सूट पहन रखा था, बालों को जेल से सेट किया हुआ था और चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। कुल मिलाकर वह बेहद हैंडसम लग रहा था। अयान जैसे ही कार से बाहर निकलता है और उसकी नजर सामने खड़ी आरबिका पर पड़ती है तो वह उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह इस समय बहुत प्यारी लग रही थी। धूप के कारण उसकी त्वचा हल्की सी लाल हो गई थी, जिससे उसकी सुंदरता और भी निखर रही थी। अयान उसे देखकर मन ही मन सोचता है कि आरबिका बिल्कुल उसकी माँ जैसी लगती है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल उसके डैड जैसी हैं, बहुत खूबसूरत ग्रे कलर की। वह खोया खोया उसे देखे जा रहा था। तभी आरबिका उसे इस तरह खोया हुआ देखती है और कहती है, भाई आप कहाँ खो गए? उसकी आवाज सुनकर अयान होश में आता है और जैसे ही अपने लिए उसके मुंह से यह शब्द सुनता है तो उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक आ जाती है। वह खुशी से मुस्कुराते हुए आरबिका को देखकर कहता है, प्रिंसेस तुमने अभी क्या कहा, फिर से कहना। वो ये सब बहुत खुशी से बोल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक्सप्रेशन कम ही थे, क्योंकि बेचारे को अपने इमोशंस जताना अच्छे से आता ही नहीं था। अयान के चेहरे और उसकी बातों को देखकर आरबिका को लगता है कि शायद उसे उसका भाई कहना पसंद नहीं आया। इसलिए वह उदास होकर कहती है, क्या आपको मेरा भाई कहना अच्छा नहीं लगा? अगर नहीं लगा तो मैं आपको भाई नहीं कहूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर वह उदासी से अयान को देखने लगती है। अयान ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसने उसकी बात को गलत समझ लिया।
इसलिए वह जल्दी से आरबिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं नहीं प्रिंसेस, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे भाई कहा। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से फिर से भाई सुनना चाहता था, इसलिए ऐसा कहा था। उसकी बात सुनकर आरबिका, जो अभी तक उदास थी, तुरंत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सच में भाई, आपको मेरा भाई कहना इतना अच्छा लगा कि आप फिर से सुनना चाहते हैं? अयान अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहता है, हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और तुम अब से मुझे भाई ही कहकर बुलाना, ओके? उसकी बात सुनकर आरबिका खुशी से सिर हिला देती है। तभी अयान कहता है, चलो अब बाकी की बातें घर पर जाकर करेंगे, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वह कार का दरवाजा खोलता है और आरबिका को उसमें बैठने का इशारा करता है। वह तुरंत जाकर कार में बैठ जाती है और फिर उनकी लग्जरी कारों का काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। आबिका का रायजादा मेंशन जाना। कार के अंदर का और अयान बातें कर रहे थे और अयान उसे परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में बता रहा था। पर अर्विका उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और मुस्कुराते हुए अयान की बातों का जवाब भी दे रही थी। अर्विका को अपने पिछले जन्म में अयान से बहुत डर लगता था, क्योंकि अयान हमेशा सीरियस चेहरे के साथ घूमता था और उसका गुस्सा भी बहुत खतरनाक था। इसीलिए अर्विका ने पिछले जन्म में कभी उससे बात नहीं की। हालांकि अयान उससे बहुत प्यार करता था और उससे बात करने की बहुत कोशिश भी करता था, लेकिन अपने नेचर की वजह से वह यह अच्छे से नहीं कर पाता था। पहले अर्विका झिझक और डर की वजह से दूर रहती थी, लेकिन बाद में जब बनी से उसकी दोस्ती हुई तो उसने उसे अयान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि अयान सिर्फ बामिका से प्यार करता है और उसी को अपनी बहन मानता है, और वह भी पानी की बातों में आकर अयान को नजरअंदाज करने लगी, उससे कभी बात नहीं करती थी। उसके इस व्यवहार से अयान को बहुत दुख होता था, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। अर्विका ने अयान को पिछले जन्म में बहुत हर्ट किया था, इसलिए वह इस बार अयान के साथ अच्छे से समय बिताना चाहती थी। उसे पहले लगता था कि वह सिर्फ बामिका से ही प्यार करता है, लेकिन हकीकत ये थी कि अयान बामिका और उससे दोनों से बहुत प्यार करता था। ये बात उसे तब पता चली जब बानी ने बामिका को किसी बुरे इंसान को बेच दिया था। तब बानी ने अयान से कहा था कि वह सारी प्रॉपर्टी बनी के नाम कर दे और अपने हाथों से खुद को शूट कर ले, ताकि जब वह मर जाएगा तो बामिका और उसे छोड़ देगी। इससे उसकी मौत नेचुरल लगेगी कि उसने खुद ही सुसाइड किया है और बानी का रास्ता साफ हो जाएगा, उसे प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और किसी को मानने में उसका नाम भी नहीं आएगा। ये सुनकर अयान ने एक पल भी नहीं सोचा और सारी प्रॉपर्टी बनी के नाम करके अपने आप को गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। ये वीडियो बानी ने ही अर्विका को दिखाया था। यही सोचते हुए अर्विका की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने आप से मन ही मन कहती है कि उसने कभी भी अपने इस भाई को समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसे गलत समझा। लेकिन अब अर्विका को समझ आ रहा था कि अयान बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, बस उसे जताना नहीं आता, लेकिन उनके लिए वह कुछ भी कर सकता है। वही बातें करते करते वे एक बहुत ही पॉश इलाके में आ गए। तभी अर्विका कार की खिड़की से बाहर देखती है तो एक बड़ा सा आलीशान गेट दिखता है। उसके आगे वेल ट्रेन बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। उनके हाथ में हाई टेक गन थी। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। वहाँ के चप्पे चप्पे पर गन लिए पहरा दिया जा रहा था। बॉडीगार्ड कार को देखते ही उन लोगों को ग्रीट करता है और गेट खोल देता है। वहीं कारों का काफिला गेट से होते हुए शानदार मेंशन में एंटर करता है। ये था राय ज्यादा मेंशन। राय ज्यादा मेंशन कई किलोमीटर में फैला हुआ था। मेंशन के सामने एक बहुत बड़ा सा गार्डन था, जिसमें तरह तरह के खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे। उस गार्डन के बीच में एक सड़क निकली हुई थी, जो बाहर से सीधे मेंशन तक ले जाती थी। उस सड़क पर दोनों तरफ बहुत ही सुंदर स्टैचू बनाए हुए थे। वह मेंशन 4 मंजिला था। जितना राय ज्यादा मेंशन बाहर से खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत और लग्जरियस था। मेंशन में स्विमिंग पूल, थिएटर और सभी ऐशो आराम की चीजें थी। मेंशन के अंदर एक औरत सजावट करवा रही थी। वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने सफेद रंग की सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी। बहुत कम ज्वेलरी में भी वह औरत बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। 50 की होने के बावजूद वह सिर्फ 30 साल की ही लग रही थी। वह औरत खुशी से सभी सर्वेंट से कह रही थी कि आप सब कम जल्दी जल्दी करिए, ताकि सभी तैयारी हो जाए। वह लोग अभी किसी भी वक्त आते आए होंगे, इतना बोलकर वह परेशान हो जाती है। तभी उन्हें एक आदमी की आवाज आती है, जो कह रहा था, अनु आप इतना परेशान क्यों हो रही है, खाना खा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर वह औरत अपनी कमर पर हाथ रखकर चिंता में बोली, ओहो जय, मैं कैसे परेशान ना हूँ, आज हमारी बेटी पहली बार अपने घर आ रही है और मुझे सब तैयारी करनी है, वरना क्या सोचेगी हमारे बारे में कि हमें उसके आने की कोई खुशी नहीं है। वह औरत इतना ही कह रही थी कि तभी वहाँ एक सर्वेंट दौड़ता हुआ आता है और पहले दोनों को ग्रीट करता है, फिर खुश होकर बोलता है, मैम फर्स्ट यंग मास्टर और यंग मिस मेंशन में आ गए हैं, वे अभी यहीं पहुंच गई होंगे। ये बात सुनते ही उस औरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह उत्साह से बोलती है, जय देखिए हमारी बेटी आ गई है, चलिए हम उसका स्वागत करने चलते हैं, वरना हमें लेट हो जाएगा। वहीं जब वह आदमी अपनी पत्नी की खुशी और उतावलापन देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ चल रहे हैं हम अपनी बेटी का स्वागत करने। इतना कहकर उस आदमी ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया और दोनों एक साथ बाहर की तरफ जाने लगे। इस समय वे दोनों सच में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। वे लोग जा ही रहे थे, तभी उनके कानों में एक नीची सी आवाज पड़ती है, जो कह रही थी, मॉम डैड आप मेरे बिना ही स्वागत करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। इतना कहते ही वह लड़की अपना मुंह फुला लेती है। वहीं उन दोनों के कानों में जब यह आवाज पड़ती है तो उस कपल के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उस लड़की की हाइट 5 फीट 4 इंच थी। दूध सा गोरा रंग, छोटा सा मासूम चेहरा, ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ और घुंघराले बाल, परफेक्ट जीरो फिगर, कुल मिलाकर वह बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। वह बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। वैसे तो वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसने इस वक्त एक नजर का चश्मा लगा रखा था, जिसके कारण उसकी खूबसूरती थोड़ी छुप गई थी। चैप्टर नंबर 7। जी हाँ, वह बहुत सुंदर सी लड़की कोई और नहीं बल्कि बामिका ही थी, जो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ी थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता में बस एक ही कमी थी, उसका मोटे फ्रेम वाला चश्मा, जो उसकी सुंदरता को थोड़ा कम कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों की चमक को वह मोटा फ्रेम वाला चश्मा भी नहीं छुपा पाया। उसकी आंखें इस वक्त खुशी से चमक रही थी। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी कि आज उसकी बहन आने वाली है, वह भी उसी की उम्र की।
वो मन ही मन सोच रही थी कि वह और उसकी बहन बिल्कुल दोस्त की तरह रहेंगे, बेस्ट सिस्टर की तरह रहेंगे, एक दूसरे के साथ रूम शेयर करेंगे और कितना एंजॉय करेंगे। ये सोच सोचकर ही वह बहुत खुश और एक्साइटेड हो रही थी। लेकिन साथ ही वह बहुत नर्वस हो रही थी और उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर उसकी बहन ने उसे अपनाया ही नहीं तो, अगर उसने उसे गलत समझा या फिर उससे नफरत करने लगी तो कहीं वह भी तो स्कूल के बाकी बच्चों की तरह उसे परेशान तो नहीं करेगी। यही सोच सोचकर वह थोड़ी डर भी रही थी। भाई, यही सोचते हुए वह एक लंबी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल करती है और अपने मॉम डैड की तरफ जाने लगती है। अपने मॉम डैड के सामने जाकर वह अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, क्योंकि वह उन्हें यह जताना चाहती थी कि वह उनसे नाराज है कि वे उसके बिना ही उसकी बहन का स्वागत करने जा रहे हैं। उसकी इस हरकत को देखकर मिस्टर और मिसेज रायजादा के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हम आपको भूल जाएं? आपकी बहन के स्वागत के लिए हम आपको बुलाने के लिए किसी को भेजने ही वाले थे, लेकिन आप खुद आ गई। रायजादा की यह बात सुनकर बानी अपने चेहरे को वैसा ही बनाए हुए कहती है, वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? मैंने आपसे कहा भी था ना, लेकिन आपने मुझे उठाया ही नहीं और मैं लेट हो गई। अब मेरी बहन क्या सोचेगी मेरे बारे में कि उसकी छोटी बहन कितनी आलसी है। इतना कहकर उसने अपने होठों से प्यारा सा पाउट बना लिया, जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। मिस्टर और मिसेज रायजादा ने जब उसकी यह हरकत देखी तो उन्हें उस पर और भी ज्यादा प्यार आ गया। वे दोनों मामिका के सामने जाकर अपने कान पकड़ लेते हैं और एक साथ बोलते हैं, सॉरी प्रिंसेस, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। उनकी बातें सुनकर मामी उन्हें अपनी तिरछी नजरों से देखती है और फिर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है। ये देखकर मिस्टर और मिसेज रायजादा एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और फिर मायूस सा चेहरा बना लेते हैं। तभी मिसेज रायजादा कहती है, अब हम क्या करें, हमारी प्रिंसेस तो हमसे नाराज हो गई। इतना कहकर दोनों ऐसा चेहरा बना लेते हैं जैसे दुनिया के सारे दुख दर्द सिर्फ उन्हीं को दे दिए गए हों। मामिका, जो अब तक तिरछी नजरों से उन्हें देख रही थी, जब उन्हें इतना दुखी देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह अपनी नाराजगी भूलकर उनकी तरफ मुड़ती है और फिर मिसेज रायजादा का हाथ पकड़कर कहती है, मॉम डैड, आप उदास मत होइए, मैं तो मजाक कर रही थी। भला आपकी प्रिंसेस आपसे कभी नाराज हो सकती है क्या? उसकी यह बात सुनकर मिस्टर और मिसेज रायजादा का चेहरा खिल जाता है। वे मामिका को प्यार से गले लगाकर कहते हैं, हम बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची ने हमें माफ कर दिया और वह हमसे नाराज नहीं है। आप हमसे कभी नाराज मत होना, हमें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि हमारी प्रिंसेस हमसे नाराज हो। उसकी यह बात सुनकर मामिका के चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वहीं वहाँ कोई और भी था जो यह नजारा बड़ी नफरत से देख रहा था। उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये लोग और खासकर मामिका इतनी खुश क्यों है। काफी देर तक इस तरह से देखती रहने के बाद मिसेज रायजादा उन लोगों से दूर होकर कहती है, चलो हम इसी तरह से रहे तो अपनी दूसरी राजकुमारी का स्वागत करने में देर हो जाएगी। आज का उनकी यह बात इतवार है। सुनकर जल्दी ही मामिका भी उनसे दूर हो जाती है और उत्साहित होकर कहती है, हाँ मॉम, चलिए जल्दी हम दीदी का स्वागत करने चलते हैं। उसका इतना एक्साइटेड होना देखकर मिस्टर और मिसेज रायजादा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वे दोनों चाहते थे कि उनके सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर और प्यार से रहें। तो चलिए अब हम रायजादा फैमिली के मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। जय रायजादा के रायजादा फैमिली के हेड है और इस वक्त रायजादा कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। बाहर वालों के लिए बहुत ही सख्त है, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए बेहद नर्मदिल है और उनसे बहुत प्यार करते हैं। अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 54 साल के होने के बाद भी इन्होंने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, इसलिए ये आज भी 40 साल के ही लगते हैं। ये आरविका और बामिका के डैड हैं। अनुश्री रायजादा यह आरविका और बामिका की मॉम है। बहुत ही नर्म दिल और भोली भाली है। अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती है। इनकी उम्र अभी 50 साल है, लेकिन दिखती 35 की है। आज भी बेहद खूबसूरत है। यह एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है। आयांश रायजादा यह इस वक्त रायजादा कॉर्पोरेशन के सीईओ है। बेहद हैंडसम, काली आंखें, मस्कुलर बॉडी, कुल मिलाकर बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अपने परिवार से और खासकर अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। इनकी उम्र 27 साल है। आहान रायजादा के रायजादा खानदान के दूसरे बेटे हैं, जो इस वक्त अमेरिका में रहकर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। ये भी बहुत हैंडसम है। इनकी उम्र 23 साल है और इतनी कम उम्र में इन्होंने अपनी कंपनी खड़ी कर ली है। परिवार से बेहद लगाव रखते हैं। अंश रायजादा खानदान के छोटे नवाब हैं। बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव के हैं। इन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। अभी कॉलेज के 3rd ईयर में है और हॉस्टल में रहते हैं। ये भी बेहद हैंडसम है, बिल्कुल किसी कोरियन बॉय की तरह। इनकी उम्र 21 साल है। मामिका रायजादा ये रायजादा खानदान की गोद ली हुई बेटी है, जो और विकास से बदल गई थी। बेहद खूबसूरत और मासूम है, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। क्यूट और मासूम होने के साथ साथ थोड़ी भोली और डरपोक भी है। छोटी छोटी चीजों से डर जाती है, इसीलिए ज्यादातर घर पर ही रहती है। इनका कोई दोस्त नहीं है। इनकी उम्र 18 साल है और यह हमारी सेकंड फीमेल लीड है। आरविका रायजादा ये कहानी की हीरोइन है। बेहद खूबसूरत, साथ ही बहुत ही डेयरिंग और दबंग। इन्हें हर तरह की फाइट आती है और इन्हें कोई झुका नहीं सकता। ये किसी से नहीं डरती। इनका कुछ सीक्रेट है जो आपको आगे पता चलेगा। ये दिखती तो बहुत मासूम है, लेकिन इनके काम बिल्कुल डेविल वाले हैं। इनकी उम्र भी 18 साल है। अभी के लिए इतना कैरेक्टर इंट्रोडक्शन काफी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हम इनके बारे में और जानेंगे। रचना 21 से 2025। आयान की कार मेंशन के बाहर रुकती है। आयान जल्दी से कार से उतरकर अर्विका की साइड जाता है और उसकी तरफ का दरवाजा खोलता है। फिर वह उसके आगे अपना हाथ बढ़ाता है। अर्विका भी हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लेती है और कार से बाहर आती है। जैसे ही अर्विका मेंशन को देखती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह तुरंत अपने जज्बातों को काबू में कर लेती है। उसी समय आयान उसका हाथ पकड़े हुए उसे मेंशन की ओर ले जा रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। मुस्कान हो भी क्यों ना, आखिर आज उसकी बहन पहली बार घर आई थी। अब उसके पास दो बहनें थी, तो 2 प्रिंसेस जिन्हें वह प्रोटेक्ट कर सकता था। यही सोचकर वह खुश हो रहा था। जैसे ही वे लोग मेंशन के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर बामिका और मिस्टर और मिसेज रायजादा खड़े थे। उनकी आंखें नम थी, लेकिन आबिका के आने की खुशी में उनकी आंखों में चमक थी और हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी। जैसे ही अर्विका ने अपने परिवार को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं।
अब उसके आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे और साथ ही उसे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था क्योंकि उसके परिवार के सभी लोग उससे कितना प्यार करते थे, लेकिन वह पिछले जन्म में उनका प्यार कभी समझ नहीं पाए और हमेशा उन्हें गलत समझा, जिसके कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। यही सोचकर उसका दिल पूरी तरह गिल्ट से भर गया, लेकिन वह अपने आप को नॉर्मल करती है और उन लोगों को देखकर अपने मन में बोलती है, इस बार मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी पिछली गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। इस बार मैं आपके भरोसे और उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगी और मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। यही सोचकर वह अपने माता पिता और भामिका को नम आंखों से देख रही थी। वहीं जब अनु जी और जय जी ने अर्विका को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। अपनी बेटी को अपने सामने देखकर इमोशनल बहुत खुश हो गए। वहीं जब बमिका ने आबिका को देखा तो वह भी बहुत खुश हो गई और अपनी आंखों में चमक लिए आबिका को देखने लगी। वहीं मिसेज रायजादा ने जल्दी अपने आप को संभाला और चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए सर्वेंट से आरती की थाल मंगाई और अर्विका की आरती की। उसका स्वागत किया और नजर उतर कर उसे घर अंदर आने के लिए कहा। तब अर्विका और अयान भी घर के अंदर आ गए। जैसे ही अर्विका मेंशन के अंदर आई, अनुजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों से प्यार से पकड़कर पूरा चेहरा चुमाने लग गए। उनकी आंखों में इस वक्त आबिका के लिए प्यार के साथ दिल भी साफ दिख रहा था, इसलिए उन्होंने उसे और कसकर गले लगा लिया। इतने समय के बाद अपने माँ का प्यार महसूस करके अर्विका को बहुत सुकून और अच्छा महसूस हुआ और उसने भी अनुजी को टाइट हग कर लिया। उसकी आंखें नम थीं। अनुजी रुंधी गले से बोली, बच्चा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत मिस किया। हमें माफ कर दो, हमारी लापरवाही की वजह से तुम्हें इतने साल तक तकलीफ सहनी पड़ी। उनकी बात सुनकर अर्विका के भी आंसू छलक आए पर एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए आप रोइए मत, रोती हुई आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उनकी बात सुनकर अनुजी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर जयजी ने भी अर्विका को अपने गले लगाकर रुंधे गले से कहा, अपने डैड को भी माफ कर दो प्रिंसेस, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब हम आपको अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अपने पेरेंट्स की बात सुनकर अर्विका भी इमोशनल हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार उससे कितना प्यार करता है, जबकि पिछले जन्म में वही थी जिसने उनके प्यार को नजरअंदाज किया था, उन्हें छोड़कर चुड़ैल बनी और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था। इसलिए वह भी मन ही मन उनसे ये कहती है कि आपकी प्रिंसेस भी आपसे वादा करती है, मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूंगी, मैं आपको और अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वहीं सबने देखा कि अर्विका कहीं